आपको जागरूक किया जाए, जानकारियां आप तक पहुंचाए, और इसमें हमेशा की तरह हमारी मदद करेंगे डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, बात आज अगर की जाए, कहते हैं कि दिल अगर दुरुस्त होता है तो दिमाग भी ठीक रहता है और जीवन सुचारू रूप से चलता है, अच्छे से चलता है। लेकिन दिल की सेहत के में कोलेस्ट्रॉल की भूमिका बेहद अहम होती है। कोलेस्ट्रॉल इस शब्द का इस्तेमाल तो हम बहुत करते हैं और बहुत सारी बातें इसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, किस फॉर्म में होता है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल। नंदिनी जी, शरीर के लिए अति आवश्यक तत्वों में जी एक तत्व होता है कोलेस्ट्रॉल। ये मोम की तरह चिकना जी फैटी पदार्थ होता है जिसका निर्माण इंसान के शरीर में लीवर में होता है। जी, तो मोम की जैसा ये पदार्थ होता है। आखिर कोलेस्ट्रॉल के लिए आपने कहा कि हमारे लीवर में इसका निर्माण होता है, लेकिन हार्ट पे इसका बड़ा, हार्ट से इसको कनेक्ट करके देखा जाता है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। नंदिनी जी, कोलेस्ट्रॉल बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को व्यवस्थित रखने के लिए, और सही मायने में अगर बात करें तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। आपने पूछा है कि ये हार्ट को कैसे नुकसान पहुंचा देता है। देखिए, इसकी एक निर्धारित मात्रा अगर हमारे रक्त में है तो ये शरीर के लिए अच्छा होता है, उपयोगी होता है। इसकी मात्रा जब सामान्य स्तर से ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है, तो ये आर्टरीज में ब्लॉकेज कर देता है। आर्टरीज जो हमारी धमनियाँ होती हैं, जो रक्त को शरीर के अंदर प्रभावित करती हैं, उन नालियों में, उन आर्टरीज में ये इकट्ठा होके ब्लॉकेज पैदा कर देता है, और ये ब्लॉकेज बहुत बार मस्तिष्क और हार्ट के लिए बड़ा घातक होता है। मनुष्य के जीवन के लिए भी ये घातक हो जाता है। जी, और यही वजह है कि हम कोलेस्ट्रॉल शब्द को सुनते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। नहीं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो जाता है, खासतौर पर हमारे दिल के लिए। अगर बात की जाए कि एक स्वस्थ मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है, तो क्या कुछ ऐसे संकेत भी हमें देखने को मिलते हैं जिसके चलते हम समय रहते इसको लेकर के सतर्क हो जाए कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है, जो स्तर है, वो बढ़ रहा है? नंदिनी जी, बहुत बारीकी से ये साइलेंट किलर होता है जी। सामान्य रूप से ये पता नहीं चलने देता है। बहुत से लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर ये घातक तत्व बढ़ता जाता है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पिछले 3-4 महीनों में आपने 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बारे में सुना होगा जिनकी सडन मौत हो गई। सडन मौत हार्ट अटैक से हुई। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो गया था जी। तो बहुत से लोगों के मन में ये अहंकार होता है, बहुत से लोगों के मन में ऐसी भावना कूट कूट कर भर जाती है कि हम तो मॉर्निंग वॉक 2 किलोमीटर का करते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये छुपा रुस्तम है, ये पीछे से प्रहार करता है, और बहुत सारे कारण हैं। केवल हम मॉर्निंग वॉक से इसको बढ़ने पे लगाम लगा सकते हैं, लेकिन बहुत से और कारण हैं जो इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये एक साइलेंट किलर है, इसलिए हमें इससे सावधान रहना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने जो जानकारी चाही है कि क्या लक्षण बाहरी रूप से दिखाई देते हैं, तो सबसे पहला चीज ये है कि अगर थोड़ा सा भी श्रम करने से सांस फूलने लगे, सीने में दर्द होने लगे, अकड़न शरीर की बढ़ती जाए,
सुबह उठ के रीढ़ की हड्डी अकड़ी मिले, करवट बदलने में असुविधा हो और हम जल्दी जल्दी धड़कन बढ़ जाए, घबराहट बढ़ जाए, तो एक बार अपने लिपिड को टेस्ट करा लेना चाहिए। सर्दियों के मौसम में या नहाने के बाद बहुत से लोगों के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, वो लोग भी अपना ब्लड प्रेशर और अपना लिपिड यानी अपना कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर करा लें। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सामान्य तौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने को जानते हैं, यानी कि उम्र जब होती है तब हार्ट अटैक के परेशानियां ज़्यादा आती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, यानी कि सामान्य तौर पर ये परेशानी बढ़ती उम्र के लोगों को होती है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सामान्य तौर पर ऐसे शरीर में क्या चेंजेस होते हैं उम्र के बढ़ने के साथ कि ये समस्या सामने आती है, और आजकल जो युवाओं में देखा जा रहा है, इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, अचानक हार्ट अटैक हो जाना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का कम उम्र में बढ़ जाना, तो दोनों के बारे में बताएं कि क्या कुछ स्थितियां होती हैं, कहां गलतियां करते हैं, किस तरीके के परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं जब इस तरीके की परेशानी सामने आती है। नंदिनी जी, जब हमारी जीवन शैली गड़बड़ा जाती है जी अप्राकृतिक हो जाती है, हमारा स्ट्रेस हमारा जीना हराम कर देता है, हमारा खान पान जंक फूड, फास्ट फूड और भी विभिन्न प्रकार के मसालों, तली चीज़ें, फ्राइड, ऐसा गरिष्ठ आहार का निरंतर रूप से जब हम सेवन करते हैं, और चौथी महत्वपूर्ण बात, शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते हैं, शरीर के अंदर से पसीना तो निकलने का नाम ही नहीं लेता, गर्मी में भी लग्जीरियस लाइफ लीड करते हैं, एसी में बैठेंगे, कार में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, ऑफिस से कार के बीच में अगर 10 कदम चलना भी पड़े तो एक आदमी छतरी लगाए है, बहुत लग्जीरियस लाइफ लीड कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से बढ़ता है और बहुत बार ये सामान्य सीमा से उस सीमा को भी क्रॉस कर जाता है जो खतरे की सीमा होती है। ऐसी सीमा जिस पर हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस सीमा तक ये बढ़ जाता है। जी जी, बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए कोलेस्ट्रॉल की, तो आपने कहा कि बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो खतरनाक होता है, और साथ ही ये भी जानकारी हम तक पहुंची है आपके माध्यम से कि जो कोलेस्ट्रॉल को होना भी ज़रूरी है हमारे शरीर में। ऐसे में बढ़ता हुआ स्तर तो खतरनाक है, क्या ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो हो जाए, कमी रहे, तो ऐसे में हम बैलेंस बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? नंदिनी जी, एक स्वस्थ शरीर के लिए सामान्य स्तर तक कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। बहुत कम स्थिति ऐसी होती है जब सामान्य स्तर से नीचे कोलेस्ट्रॉल का लेवल आ जाए। सामान्य रूप से ऐसा कम देखने में आता है, किंतु लीवर सिरोसिस के मरीज या लीवर की दूसरी घातक बीमारियों के मरीजों के साथ यह स्थिति बहुत बार देखने में आती है, और जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सामान्य स्तर से काफ़ी नीचे चला जाता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल, एचडीएल का लेवल जब बहुत नीचे स्तर पर चला जाता है तो फिर प्राणों का संकट पैदा हो जाता है। उस समय एक चिकित्सक बहुत सूझबूझ से और बहुत विवेकपूर्ण उपचार करके जीवन की रक्षा करने की कोशिश करता है। जी देखिए, अब तक की बातचीत में तो हम ये भी समझ रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है और कोलेस्ट्रॉल बुरा भी होता है, और शायद यही कॉन्सेप्ट है जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे तो ये समझ में आया है, लेकिन अगर आप कुछ इस बारे में समझाना चाहें, आखिर क्या है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल? नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए जी, अगर आपकी अनुमति हो। जी ज़रूर। सामान्य रूप से एक वयस्क व्यक्ति में
एक स्वस्थ व्यक्ति में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए जी। लेकिन ये मात्रा आज के युग में ज़्यादा है। अगर 200 के लेवल को टच कर रहा है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो समझिए कि आप तेजी से अपने स्वास्थ्य की खराबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हृदय को नुकसान पहुंचने की कागार पे खड़े हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि एक अच्छी सेहत वाले व्यक्ति का टोटल कोलेस्ट्रॉल 150, 60, 165 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। जी। अगर आपका 200 से ज्यादा है, 250 तक कोलेस्ट्रॉल अलार्म करता है कि आपका जीवन खतरे की तरफ बढ़ रहा है, आपकी आर्टरीज पर बुरा असर हो रहा है, आपकी हार्ट की जो सेल्स हैं, जो कार्डियक सेल्स हैं, वो नुकसान होना उनका शुरू हो गया है। तब आपको सतर्क होकर प्राकृतिक जीवनचर्या को अपनाना चाहिए, भरपूर शारीरिक श्रम करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो विलासितापूर्ण जीवन है उसे कम करके, मैं ये नहीं कहता पूरी तरह छोड़ दो, उसे कम करके प्रकृति की गोद में रह के जीवन जीना सीखना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल 250 से भी ज़्यादा है जी, उनके लिए जीवन का खतरा बहुत है। उन्हें इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है नंदिनी जी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोई ऐसा कारगर साधन नहीं है। आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो जाए तो बाईपास सर्जरी उनके पास एक विकल्प है। जी। मैं एक आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के नाते, एक योग का विद्यार्थी होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने अपने चिकित्सकीय जीवन काल में लगभग 30 साल के चिकित्सा के काल में नंदिनी जी सैकड़ों मरीजों को केवल दिनचर्या में सुधार करके, केवल आहार विहार में परिवर्तन करके, और हर 3-3 महीने में लिपिड प्रोफाइल की जांच करा के उनके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, अनियंत्रित ट्राइग्लिसराइड को, खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को काबू में लाने का रास्ता बताया, बिना किसी औषधि के, बिना किसी दवा के, पूरी मॉनिटरिंग करते हुए। लेकिन इसके लिए आपको 2 रास्तों में से एक चुनना पड़ेगा। एक रास्ता है दवाइयों का, जीवन भर दवाइयों का, और एक रास्ता है जीवन भर परहेज करते हुए आरोग्यपूर्ण जीवन जीने का, बिना किसी दवा के, बिना किसी दूसरी सर्जरी के, पूरी तरह शांतिपूर्वक आप जीवन जी सकते हैं, आरोग्यतापूर्ण जी सकते हैं, निरोगितापूर्ण जीवन जिया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, जब मुसीबत सिर पे आ जाती है तब तो हमें सहारा लेना ही पड़ता है मेडिसिन का, यानी कि जब वो बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं तो दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं। लेकिन कुछ ऐसी दिनचर्या आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जिसके रास्ते, जिसके सहारे, जैसा कि आपने कहा कि दवाइयों के बिना भी एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है, तो क्या कुछ बताएंगे? नंदिनी जी, मैं खान पान पर अगर बात कर ली जाए, सबसे पहले क्या कुछ खाने में हमें शामिल करना चाहिए? जरूर। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों से ये कहता हूं कि आप हमारे बताए हुए खान पान को जब शुरू करें तो उसके एक दिन पहले 12 घंटे की फास्टिंग रखते हुए
12 घंटे की पूरी फास्टिंग रखते हुए अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करा के अपने पास रख लें। नंदिनी जी, यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या हैं, 12 बजे रात में सोए और सुबह 6 बजे चेक करा दिया लिपिड प्रोफाइल, 7 बजे चेक करा दी। वो फिर एक जो आदर्श वैल्यू आनी चाहिए, जो सही स्थिति शरीर की मालूम होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। आपको 12 घंटे की फास्टिंग रखनी ही है। अगर 8 बजे सुबह ब्लड सैंपल के लिए देना है तो आपको रात्रि में 7:30 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए जी। तभी सही उसकी वैल्यू आएगी। मतलब 12 घंटे तो 12 घंटे, हाँ, उसमें 11.5 घंटे अगर हुए तो वैल्यू डिफर कर जाएगी जी। अब आपने ये चेक करा के अपना रख लिया। अब अपनी दिनचर्या को और आहार को, नंदिनी जी चूंकि आपने आहार तक सीमित कर दिया है तो मैं आहार की बात नहीं, मैं करूंगा। बाकी पर भी आऊंगी, लेकिन अगर शुरुआत आहार से की जाए तो जी। आप नाश्ते में अगर डायबिटिक नहीं है तो किसी भी प्रकार का फल, मीठा, खट्टा, जो आपको पसंद हो उस फल का नाश्ता करें। अंकुरित अनाज नाश्ते में लें। अंकुरित तिल और अंकुरित सोयाबीन बढ़े हुए LDL लेवल को पूरी तरह नियंत्रित करने में बहुत मददगार हैं। लेकिन जब टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो हमें बहुत सहज उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। अलसी को भून के उसका पाउडर बना लें और 2 चम्मच पाउडर रोज दूध के साथ प्रातः और रात्रि में सोने के पूर्व सेवन कर लें। जब आप 1.5 महीने से 2 महीने के बाद लिपिड प्रोफाइल चेक कराएंगे तो आपका चिकित्सक भी रिपोर्ट को देख के खुश होगा कि आपने परहेज किया है, आपने सुधार किया है और आप डेंजरस जोन से अब आप वापस आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और धीरे धीरे 6 से 8 महीने, 1 साल में कोलेस्ट्रॉल सामान्य स्तर से भी थोड़ा कम आ जाता है। जैसे 200 तक सामान्य मानते हैं तो ये जो आइडियल होता है कि 170, 160 ऐसे ही रह जाएगा। ये 300 से वापस आके 160, 70, 65 रह जाएगा। आपका सेहत अच्छी हो जाएगी। और अगर ये 150, 160 LDL था, जो खराब कोलेस्ट्रॉल था, ये 100 के नीचे चला जाएगा और आपके हार्ट अटैक का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि डाइट दोपहर के लंच में आप भरपूर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन करें। लगभग पाव भर पालक की सब्जी आपको अकेले खानी है। रोटियां कम कर दें, पालक बढ़ा दें या दूसरी हरी पत्तेदार सब्जी ले लें। हरी सब्जी में और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन पत्तेदार सब्जी जरूरी है जी। शाम के समय आप सिट्रस फ्रूट का जूस ले लें, नींबू पानी ले लें या एक आंवले का मुरब्बा खा के 1 गिलास पानी या दूध पी लें। रात्रि का भोजन बहुत हल्का रखें, हरी सब्जी और चपाती खा लें। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो लोग पैकेट बंद आटे का सेवन करते हैं उसमें फाइबर होता ही नहीं है। बहुत अल्प मात्रा में फाइबर होता है। जिसमें बड़े बड़े शब्दों में फाइबर लिखा रहता है उसमें भी समझिए माइक्रोस्कोपिक फाइबर होता है, बहुत थोड़ा फाइबर होता है। इसलिए जो गेहूं का आटे का इस्तेमाल चपाती को बनाने के लिए करें तो उसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। मैदे जैसे आटे की सफ़ेद रोटियां के स्थान पर ब्राउन कलर की फाइबर वाली रोटियों का सेवन करेंगे तो ये नुकसान भी नहीं करेंगी। फाइबर अगर जाएगा तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करेगा जी, कम करेगा। देखिए ये तो हो गई अपने आहार में क्या कुछ चीजें हमें शामिल करनी है। वहीं अगर कुछ चीजें आहार से हटाने की, कुछ चीजें छोड़ने की अगर आप सलाह देनी हो तो क्या कुछ बताएंगे? नंदिनी जी, सबसे पहली सलाह मैं दूंगा रिफाइंड ऑयल। जी। जो केमिकली रिफाइंड ऑयल होता है, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो रिफाइंड
के नाम पर विभिन्न प्रकार के ऑयल मार्केट में अवेलेबल लेकिन हैं। रिफाइंड ऑयल तो मार्केट में आया ही इसलिए था कि ये बहुत हल्का है, इसको लेकर के भी बड़ी भ्रांति है। मैं चाहूंगी इस पर भी आप प्रकाश डालें। ये आज के 30 साल पहले रिफाइंड ऑयल को यहाँ के डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे। जी। मैंने नंदिनी जी जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो देखा हमारे सीनियर्स, हमारे प्रोफेसर पर्चे में लिखते थे कड़वा तेल बंद, देसी घी बंद, जी, जी। रिफाइंड ऑयल चालू। बिल्कुल सही और कहा। आज जो मॉडर्न रिसर्च फाइंडिंग्स आ रही हैं, आज जो लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स आ रही हैं, वो बता रहे हैं कि जो लोग रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और प्रति व्यक्ति अगर 32 ग्राम से ज़्यादा एक परिवार में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी एक आदमी के शरीर में 32 ग्राम अगर रिफाइंड ऑयल जा रहा है, रिफाइंड के नाम पर, चाहे वो सोयाबीन का ऑयल हो, चाहे तिल का हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे कोई ऑयल हो, रिफाइंड अगर केमिकली रिफाइंड ऑयल, तो ये हार्ट अटैक का खतरा 267 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। जी। नंदिनी जी, ये बहुत बड़ा नंबर बहुत है। ज्यादा नंबर है, बिल्कुल। दूसरा, ये एलडीएल लेवल को बढ़ाने में मददगार होता है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी का लाइपोप्रोटीन, इसको बढ़ाने का काम कर देता है, जो जीवन के लिए खतरनाक है, स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही खराब है। तो आप रिफाइंड ऑयल का सेवन बंद कर दें, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाएं, फास्ट फूड साल में 1-2 बार खाएं। जी। भोजन घर में जो बने उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर को खूब तेल या घी डाल के खूब फ्राई करके, दाल भी फ्राई कर रहे हैं, जी, सब्जी जी। भी फ्राई कर रहे हैं, ऐसे मत ये खाएं। रेसिपी का हिस्सा बन चुका है अब हमारे, और यानी कि इसको इस तरह से नहीं लेना है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि रिफाइंड ऑयल नुकसानदायक है और इसके पहले डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे कि आप घी और सरसों का तेल सबसे पहले छोड़ दीजिए। अब ऐसे में लेना क्या है, इस पर भी बात होगी, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और आज के कार्यक्रम में हम समझ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को, किस तरीके से हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी है और किस तरीके से वो कौन सा स्तर होता है जहां पर कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, अच्छा होता है, वही नुकसान पहुंचाने लगता है, और खास तौर पर हमारे दिल को। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने हमारे दर्शकों को बताया कि रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि घी का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, सरसों तेल का इस्तेमाल करना है कि नहीं, या अन्य कोई तेल जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर क्या सलाह देंगे, किस तरीके के तेल का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना सही होगा? नंदिनी जी, पश्चिमी देशों की मेडिकल एसोसिएशंस के दबाव में जी। हिंदुस्तान और दूसरे एशियन कंट्रीज में आज के 40 साल पहले शुरुआत हुई रिफाइंड ऑयल की। जी। शुरुआत तो लगभग 50 साल पहले हुई थी, लेकिन बहुत तेजी इसने पकड़ी 40-45 साल पहले। और जो खाद्य तेल के निर्माता थे, जी। उन्होंने एमआर रख लिए, डॉक्टर्स के पास जाके वो रिफाइंड ऑयल को प्रिस्क्राइब करने की रिक्वेस्ट करने लग गए, जी। उसके फायदे बताने लग गए। लेकिन भारत के जो चिकित्सक हैं, उनमें से कुछ चिकित्सकों ने उनकी बात को आंख बंद करके मान लिया, लेकिन जिन्हें अपनी विद्या पर भरोसा, अपने ज्ञान पर भरोसा था, अपनी संस्कृति पर भरोसा था, उन्होंने विचार किया कि हजार साल से कड़वा तेल, सरसों का तेल घर घर में खाया जा रहा है। लोग गांव में कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 80 साल की उम्र में भी फिट है तो कहते हैं कि इसने घी दूध खाया है। जी, पुराना घी बोल रहा है। हाँ। जी जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं घी सेहत के लिए अच्छी चीज रही है।
अगर संतुलित मात्रा में उसका बिल्कुल। सेवन किया जाए। लेकिन तो उन चिकित्सकों ने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल अपने मरीजों में नहीं कराया। जी। उन्हें बहुत से मरीजों की 4 बातें सुननी भी पड़ी, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर आगे बढ़ते गए और अपने मरीज और उसके परिजनों की सेहत की रक्षा की। जी। लेकिन जिन लोगों ने भरपूर मात्रा में रिफाइंड ऑयल का सेवन किया, कालांतर में वक्त बढ़ने के साथ उनके परिवार के सदस्यों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, एंजाइना पेन, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा और बड़ी मात्रा में ऐसे लोग अपने पूर्ण जीवन को जी नहीं पाए, जी। बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल। देखिए, ये तो बात हो गई अगर ऑयल की बात की जाए। अन्य कौन से ऐसे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ जिनको आप छोड़ने की हमारी जो दिनचर्या है, जिन्हें हमारी थाली में शुमार हैं जो पदार्थ, उनसे आप हटाने की बात कहेंगे, या किस तरीके की थाली होनी चाहिए? नंदिनी जी, मैं 3 चीजों की सिफारिश करूंगा। जी। सबसे पहले मैदा। हम्म। मैदा और उससे बने हुए खाद्य पदार्थ, इनमें फाइबर नहीं होता है, इनमें मिनरल्स और विटामिन्स नहीं होते हैं। ये आंतों में चिपक के 50 तरीके की बीमारी पैदा करती है। इसलिए मैदा का सेवन कम से कम करें। हम अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहते हैं कि अभी होली में गुजिया बनेगी, जी। लोग खूब गुजिया खाएंगे, पूरा घर हंसी खुशी उल्लास के साथ खाएगा। लेकिन अगर मैदे की गुजिया हुई तो किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को एसिडिटी, किसी को इंडाइजेशन, किसी को गैस्ट्राइटिस की दिक्कत दुख देगी। जी। आप घर में जो ताज़ा आटा है, आटे की गुजिया बनाइए और अगर धीमी आंच पर उसको पकाते हैं, कुरकुरी भी लगेगी, स्वादिष्ट भी लगेगी और शरीर के लिए अहितकारी भी नहीं होगी। जी। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी में बनाएं या ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करें जो केमिकली रिफाइंड नहीं है। जी। दूसरी एक और बात कहना चाहूँगा कि सफ़ेद नमक, विशेषकर आयोडाइज्ड नमक का सेवन कम से कम करें। आयोडाइज्ड साल्ट को सलाद के रूप में, सलाद में डाल के खाने के रूप में इस्तेमाल करना अच्छा है, लेकिन कुकिंग के लिए आप सेंधा नमक या सामान्य रूप से डेले वाला नमक जो पहले घरों में बनता था, आजकल केवल जानवरों को खिलाया जाता है, हम वापस उसी परपाटी पर लौटें, डेले वाले नमक का सेवन करें, ज़्यादा अच्छा है। आयोडाइज्ड साल्ट का भी इस्तेमाल करें, लेकिन उसे कुकिंग में ना होके सलाद में ऊपर से डालने के लिए आप उसका इस्तेमाल करें, हितकारी है। और तीसरा विषय जो है चीनी। चीनी के स्थान पर आप गुड़ का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें। चीनी मजबूरी हो तो कम से कम मात्रा में उसका इस्तेमाल करें। अगर ये 3 परहेज कर लिए, ये 3 चीज़ें जिस भी खाद्य पदार्थ में पड़ी हैं उसका सेवन ना करें, सख्ती के साथ ना करें, जीभ को समझा बुझा दें, तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, अस्वस्थ नहीं होंगे और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल संयमित अवस्था में आएगा, एक सामान्य अवस्था में आएगा और आपकी हृदय की सेहत को बिगाड़ नहीं पाएगा। जी, यानी कि इन चीज़ों का अगर संतुलित तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सावधानियां बरतनी ज़रूरी है और सावधानी हम तभी बरत पाएंगे जब हम जानेंगे, समझेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आगे बढ़ते हुए ये तो बात हो गई खान पान की, कुछ ऐसे व्यायाम जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद हो, तो क्या कुछ बताएंगे? नंदिनी जी, मैं सबसे पहले सलाह दूंगा कि अपनी जीवन शैली को बदलें। आलस्यपूर्ण जीवन शैली और स्ट्रेसफुल लाइफ, हर चीज में तनाव,
व्यापार में तनाव, घर में तनाव, ये क्या है? ये तो जीवन की एक एक सांस को दुख में बना रहा है, कष्ट में बना रहा है। इससे बचें और भरपूर श्रम करें। इतनी मेहनत जरूर करें कि कम से कम एक बार हल्का पसीना तो निकल आए। सप्ताह में 2-3 बार खूब बहने वाला पसीना तो शरीर से निकल आए। ये मेहनत आवश्यक है। बहुत से लोग नंदिनी जी क्या हैं कि तर्क निकालते हैं, बोले साहब मैं तो दुकान पे बैठता हूँ, बहुत पसीना बह जाता। जी देखिए, दुकान पे बैठे बैठे, गद्दी पर बैठे बैठे पसीना निकला बुरा नहीं है, लेकिन आप शारीरिक श्रम करके जो पसीना निकालें, मेरा कहने का उद्देश्य उस पसीने से है। मेरा उद्देश्य आपके शारीरिक मेहनत करने से है। घर में झाड़ू लगाएं, घर में दूसरे और काम करें, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर एक्टिव रहें, फिजिकल काम करते रहें, तभी आप इन बड़ी बीमारी कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई लेवल को नियंत्रित करने में सफल हो पाएंगे। जी, निश्चित तौर पर। देखिए, अगर बात की जाए कुछ ऐसे योगाभ्यास अगर हो या प्राणायाम जिसके जिसे दिनचर्या में शुमार कर हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रख सकें, जो हार्ट के लिए काफी अच्छे हों, तो क्या बताएंगे? नंदिनी जी, 20 मिनट प्रतिदिन यौगिक प्राणायाम, जिसमें 10 मिनट अनुलोम विलोम और 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका या कपालभाति जो आपको सहज लगे और शरीर को स्वीकार हो। 20 मिनट प्रतिदिन प्राणायाम और 10 मिनट प्रतिदिन यौगिक आसनों का अभ्यास। यौगिक आसनों में पक्षी आसन एक ऐसा आसन है जो कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ देता है और शरीर को कोलेस्ट्रॉल से मुक्त कर देता है। इस आसन को 3 मिनट तक प्रतिदिन करना है। विमानानासन एक दूसरा आसन है जो हृदय की जो कोशिकाएं होती हैं, हार्ट की जो सेल्स होती हैं, जो कार्डियक सेल्स हैं, उनको ताकत देता है और साथ ही साथ हमारी आर्टरीज की अकड़न को, स्टिफनेस को दूर करके उसे फ्लेक्सिबल बनाता है। और जब आर्टरीज फ्लेक्सिबल होती हैं तो आर्टरीज के इनर वॉल के ऊपर कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल इकट्ठा ही नहीं हो पाता। ये इकट्ठा ही तब होता है जब अकड़न होती है, बिल्कुल ऐंठ जाती हैं आर्टरीज, तो वो जहाँ पर है वहीं पर जाम हो जाता है। और अगर वो मुलायम है तो वो धक्याते रहते हैं, आगे बढ़ता रहता है और ये कहीं पर इकट्ठा नहीं हो पाता। तीसरा आसन जो बहुत महत्वपूर्ण आसन है, विस्तृत पाद सर्वांग आसन। जी, विस्तृत पाद सर्वांग आसन जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो विस्तृत पाद उत्तान पाद आसन का अभ्यास करें। ये तीनों आसन जो हमने आपको बताए हैं, ये हृदय की ताकत के लिए, हृदय की सेहत के लिए, लीवर और किडनी को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए जी, और सबसे बड़ी बात कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी। जी। देखिए, ये तो बात हो गई किस तरीके से अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रखना है, क्या कुछ दिनचर्या में हम शुमार कर सकते हैं, क्या कुछ योगाभ्यास या प्राणायाम है जिनके जरिए हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रख सकते हैं। लेकिन अक्सर जब झटका लगता है तब हमें पता चलता है कि हमें हमारे जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि हम मरीज हैं। ऐसे में वो लोग जिन्हें झटका लग चुका है, जो अब मरीज की श्रेणी में आ चुके हैं, कुछ खास हिदायत उन्हें? नंदिनी जी, सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि अपने आत्मबल को कमजोर ना होने दें। जी, चिकित्सक इतना डरा देते हैं कि एक अच्छा भला आदमी अधमरा हो जाता है। अधमरा माने उसका मनोबल टूट जाता है कि अब तो मौत सामने खड़ी है। मैं कहता हूँ
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, दुश्मन है हमारा, दुश्मन से डरेंगे नहीं, दुश्मन को मार भगाएंगे। और इसके लिए हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं। योग बड़ा अस्त्र है, शारीरिक श्रम बहुत बड़ी ताकत है, जीवन शैली में सुधार बहुत बड़ी तोप है, आहार में परिवर्तन ऐसा एटम बम है जो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर फूट जाएगा और कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मात्रा को पूरी तरह ख़त्म करके आपकी सेहत को अच्छा कर देगा। लेकिन जब हमारा मनोबल गिर जाता, जब हम हतोत्साहित हो जाते हैं, तो फिर जीवन का उत्साह चला जाता है। फिर डॉक्टर ने जो दवाइयाँ ली बहुत डर के साथ, बहुत भय के साथ कि ये तो दवाइयाँ जीवन भर खानी है। मैं कहता हूँ आप 3 महीने ये योगाभ्यास जीवन शैली में सुधार करके तो देख लीजिए। अगर नेचुरोपैथी का संस्थान आपके कोई शहर में है तो आप शोधक से स्टीम बाथ लेना, ध्यान रखिएगा, शोधक से, पानी से नहीं। पानी की स्टीम बाथ से तो अच्छा है घर में झाड़ू लगा लें ताकि पसीना आ जाए। पानी की स्टीम बाथ में आपका समय भी खर्च हुआ और जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। शोधक नाम ही है शोधन करने वाला। ये शरीर के अंदर एकत्रित विष तत्वों को पसीने के साथ घोल के या पेशाब के साथ या स्टूल के साथ बाहर निकाल देता है और शरीर को आंतरिक रूप से स्वच्छ कर देता है। शोधक का स्टीम बाथ जब आप शुरू करें तो इसका मिनिमम कोर्स 40 दिन का होता है नंदिनी जी। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा है तो इसे 90 दिन कर लो। भाई हम कोई दवा तो खा नहीं रहे, हम एक प्राकृतिक उपाय कर रहे हैं। जो जीवन शैली में हमने भूल की, जो गलती की, उस गलती का हम सुधारने का एक रास्ता कि शोधक से स्टीम बाथ ले रहे हैं, वाष्प स्नान ले रहे हैं। अब देखिए कितना कारगर है, कितना लाभकारी है। इसके अलावा जिन लोगों का लीवर बढ़ गया हो, किडनी में कोई डिसऑर्डर्स हो गए हों और कोलेस्ट्रॉल दवा खाने के बावजूद भी सामान्य लेवल को टच नहीं कर रहा हो, वो लोग नंदिनी जी साफ पीली मिट्टी कहीं से ले लें, उसे गौमूत्र में घोलकर पेस्ट बनाएं और अपनी छाती से लेके नाभि के 6 इंच नीचे तक पूरे पेट में लगभग आधा इंच मोटी पट्टी को रखें। आधा घंटे ये रखने के बाद हटा दें, फिर आप स्नान कर लें या पोंछ लें शरीर को। ये उपाय अगर आपने 2-3 महीने कर लिया तो आप अपना जो संपूर्ण हेल्थ चेकअप, होल बॉडी चेकअप जो कराते हैं, जब दोबारा होगा तो किसी अंग में कोई बीमारी नहीं दिखेगी, आप स्वस्थ दिखेंगे, इम्यूनिटी जबरदस्त बढ़ी हुई दिखेगी। यानी कि इतना कारगर ये नेचुरल तरीका के उपाय जो आपने बताया, और इसके साथ ही संतुलित जीवन शैली जो है वो हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाती है। तमाम जानकारियां डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।